दोस्तों नमस्कार। ये हरियाणा का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जिसके आसरे भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश में राहुल गांधी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। इस चुनाव के परिणामों के आसरे दिल्ली की सत्ता के धड़कनों को बढ़ना भी है और राहुल गांधी के अपने राजनीतिक मिजाज का पहला परीक्षण भी हो ही जाना है। यानी यह चुनाव सिर्फ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हरियाणा के नेता का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ खट्टर को हटाकर सैनी को बैठाने का राजनीतिक प्रयोग भर नहीं है। यह चुनाव दलितों के वोट बैंक को छितरा देने की स्थिति में क्या शैलजा कांग्रेस को लाकर खड़ा कर गई, यह चुनाव उसका भी नहीं है। यह चुनाव मानिए या ना मानिए, लेकिन हरियाणा के भीतर आज के वोटिंग पैटर्न ने कई बातों को साफ कर दिया। कई जगहों पर रिकॉर्ड टूटे वोटिंग को लेकर, उसके परसेंटेज को लेकर जो ज्यादा हो गए पिछली बार की तुलना में, और कई जगहों पर तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि रिकॉर्ड सबसे कम वोटिंग का भी हो गया और दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में यह खुलकर नजर भी आ गया। यह भी सवाल उठा कि बीजेपी से निराशा बीजेपी के लोगों की ही है। वो घर से निकले नहीं उन इलाकों में जहां पर वोट परसेंटेज कम है, लेकिन उन इलाकों में खूब निकले जहां पर वह परिवर्तन की दिशा में हरियाणा को ले जाना चाहते हैं। तो क्या पूरी तस्वीर हरियाणा की बिल्कुल साफ है? लेकिन एक दर्जन जगहों पर जो भी झड़पें हुई उसमें सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं थी। उसमें कहीं पर निर्दलीय आमने सामने था, कहीं पर आईएनएलडी और कहीं पर बीएसपी, कहीं पे जेजेपी। तमाम राजनीतिक दल इस दौर में मशक्कत करते हुए नजर आए। हमारी टीम ने जो जानकारी हासिल की उसमें पानीपत, नूह, पंचकुला, नारनौंद, फतेहाबाद, सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जिंद का जुलाना का इलाका भी, इन तमाम जगहों पर कहीं बवाल हुआ, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं पर चाकू निकाल लिया गया, कहीं पे मशीन को लेकर हंगामा हुआ। हिसार में तो लात घूसे चल गए, चाकू पानीपत के इसराना विधानसभा में चल गया। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी इलाके में वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट आपस में टकराते हुए और उनके सहयोगी आपस में टकराते हुए दिखाई दिए। रोहतक में हरियाणा जनसेवक पार्टी और कांग्रेस टकराती हुई दिखाई दी। जिंद के जुलाना में जहां पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, वहां तो शोर मच गया कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है और उस जगह पर दौड़ते भागते हुए बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच गए बैरागी जी। उनके साथ भी धक्कम धुक्की शुरू हो गई। यानी यह मैसेज एक निकल कर आया कि हरियाणा के भीतर कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जमीन को वोटिंग वाले दिन गंवाना नहीं चाहता है और उसे भरोसा और उम्मीद है कि वह चुनाव जीत जाएगा। तो क्या वाकई उलझा हुआ चुनाव है हरियाणा का चुनाव और सब कुछ उतना स्पष्ट नहीं है जो कहा जा रहा था? तमाम परिस्थितियों पर आज नजर डाल लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जो हमने सीट दर सीट जानकारी हासिल की। वो ये बताने के लिए काफी है कि तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि कुछ भी हो सकता है। और 2.5 दर्जन का मतलब यह होता है कि 30 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। आप कह नहीं सकते हैं कि यह स्थिति है तो 30 सीट अगर निकाल दीजिएगा तो बची 60 सीटें। उन 60 सीटों की क्या स्थिति और ये 32 सीटें कैसी अटकी हुई हैं, सब पे बात होगी। लेकिन हमें लगता है शुरुआत में विनेश फोगाट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिंद का जुलाना, वहां पर जब यह शोर मचा और कांग्रेस के कैंडिडेट दौड़ते हुए पहुंचे, एक तस्वीर वहां की चंद सेकंड की देख लीजिए। भाई साहब हमारा प्रशासन पर दबाव दे रहा है। काम आगे बीजेपी की वोट तक खुला मार्च कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मार्च भीतर नहीं जान दे रहा है। यो आ रहा है कि देखो कैप्टन बुराकी प्रशासन दो रहा है, हमारी गुहार है, हमारी भाई साहब ऐसे फोकस बीजेपी के करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट भी नहीं पड़ने दे रहे लाइन में। अपने फतर का
गला भी जान दे रहा, बुढ़ा आदमी का गला भी जान देंगे। देखो जी, और सारा प्रशासन लेके प्रेशर बना रहा है हमारे ऊपर। चुनाव आयोग ने कहा इन तमाम घटनाओं को लेकर कि छिटपुट हिंसा जरूर हुई, छिटपुट तरीके से झड़पें जरूर हुई, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो चलिए अब उस स्थिति में लाकर आपको खड़ा करते हैं जहां पर हरियाणा के लोग, जहां पर पहलवान, किसान जो मुद्दे उठकर आ रहे थे, उन मुद्दों के आसरे किस रास्ते हरियाणा निकलना चाहता है और क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जो एक आसान जीत कांग्रेस के हिस्से में सामने उभर कर आ रही थी, वह कैसे 2.5 दर्जन सीटों पर यानी 30 सीटों पर कड़े मुकाबले की दिशा में बढ़ती चली गई। सबसे पहले सवाल यह है, क्या वाकई कुमारी शैलजा का रूठना या फिर कांग्रेस के भीतर से जाट उम्मीदवार या जाट समर्थकों का जो टीका टिप्पणी किया जाना, वह कहीं ना कहीं निचले स्तर तक पहुंच गया और इसका लाभ बीजेपी को मिल गया? बहुत दूर मत जाइए, 17 सीटें सुरक्षित सीटें जो हरियाणा के भीतर है, उन 17 सुरक्षित सीटों में पिछली बार कांग्रेस 7 सीट जीती थी। एक भी कैंडिडेट को उन्होंने नहीं बदला। एक जगह पर वरुण चौधरी जो मुलाना में थे, उनकी बेटी पूजा चौधरी सामने आकर खड़ी हो गई। इसके अलावे किसी भी जगह पर जीती हुई अपने कैंडिडेट को नहीं बदला। बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी सुरक्षित, सभी को बदल डाला। जेजेपी ने 4 सीटें जीती थी, उसमें से एक कांग्रेस में चला गया तो उन्होंने खड़ा कर दिया, एक बीजेपी में चला गया तो उन्हें खड़ा कर दिया। जेजेपी ने 2 जगहों पर बदल दिया और इंडिपेंडेंट जो एकमात्र जीते थे वह कांग्रेस में चले गए। यानी मैसेज बहुत साफ है कि सुरक्षित सीटें एससी की यानी दलित समाज से जुड़ी हुई जो 17 सीटें सुरक्षित हैं, इस बार वहां के वोटरों को उनके सामने अगर कांग्रेस के जीते हुए एमएलए को छोड़ दें तो सभी नए थे। 2-3 ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से जीते लेकिन इस बार दूसरी प्रमुख पार्टी में आकर शरीक हो गए, यानी सब कुछ लेकिन नया था। वहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस 7 सीटों पर जीत रही है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है, जेजेपी जो 4 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार वह एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन वह सीटें कौन जीत रहा है? क्या कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती हैं। जिन जगहों पर बीजेपी ने अपने एमएलएस को बदल दिया, वो बावल का इलाका था, वो पटौदी का इलाका था, वो होडल का इलाका था, वो भवानी खेड़ा का इलाका था। इन जगहों पर बीजेपी ने और साथ ही साथ रतिया के इलाके में बीजेपी ने बदल दिया तो उसने अपनी 5 में से 3 सीटें बचा ली, बची 2 सीट। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वही उम्मीदवार चूंकि लड़ रहे थे, लेकिन इस बार 2 उम्मीदवारों की स्थिति नाजुक है, यानी वह यहां पर 2 कम हो रही है तो वहां पर भी 2 कम हो रही है, लेकिन यह हिस्से में जा रहा है जबरदस्त मुकाबले के दायरे में। 17 सीटों में से जो सुरक्षित सीट है वहां पर कांग्रेस के हिस्से में क्या वाकई 7 सीट आ पाएगी? यह एक सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 5 सीटें तो जीत रही है, 4 सीटों पर मुकाबला है। और दूसरी तरफ बीजेपी 3 सीटें तो जीत रही है लेकिन 6 सीटों पर मुकाबला है। यह मैसेज है सुरक्षित सीटों का। तो सोचिए राज्य के भीतर कैसी स्थिति और किस रूप में स्थिति होगी। यहां पर एक दूसरी परिस्थिति भी आप जान लीजिए। इस बात का जिक्र है कि कितनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स चुनाव जीतेंगे। इंडिपेंडेंट की तारीख आधे दर्जन से ज्यादा की है। उसमें बहादुरगढ़ है, उसमें नरवाल है, उसमें हिसार है, उसमें पुंडारी है, उसमें गन्नौर है, उसमें हो सकता है अंबाला कैंट में चित्रा सरवरा भी जीत जाए। यह एक स्थिति जरूर बन रही है। और इस परिस्थिति के बीच में जहां पर मुकाबला तेज है, वो सिरसा का रानिया का इलाका भी है और ऐलानाबाद का इलाका भी है। वो हिसार, कादमपुर, नलवा, बरवाला, हंसी, नरनौंद का इलाका भी है। वो फतेहाबाद का इलाका भी है। यानी ध्यान दीजिए, जहां संघर्ष की स्थिति है, और संघर्ष का मतलब यह होता है कि मैक्सिमम वोटों का अंतर 10,000 मैक्सिमम, ये 5,000 के एवरेज में चीजें चलती हैं और उसमें जाकर चीजें अटक जाती हैं। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या वाकई संघर्ष की परिस्थिति में कितनी सीटों पर आगे हरियाणा के भीतर कांग्रेस मानकर चल रही है कि हम उतनी सीटें जीत ही जाएंगे।
पिछली बार 30 सीटें जीती थी, 29 एमएलए को टिकट दिया गया, 1 सीट सीपीएम को दी गई। उन 29 एमएलए में से लगभग 19 एमएलए तो जीत जाएंगे, 10 की स्थितियां नाजुक हैं जो कांग्रेस के हैं। लेकिन जो बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी ने बहुत सारे एमएलए की टिकटों को काट दिया, लेकिन उन जगहों पर अपनी मौजूदगी कांग्रेस दिखा रही है। तकरीबन 11 सीटों पर वह जीतने की स्थिति में है। यानी एक आंकड़ा बहुत साफ है कि हरियाणा में लगभग 30 सीटें, तो 30 से 32 सीट पर सीधे कोई भी लिख सकता है कि यहां पर बीजेपी को हराते हुए कांग्रेस जीतेगी ही। यानी कांग्रेस के हिस्से में 32 सीट शुरू में आप लिख लीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी की जो स्थिति है अलग अलग, हम चलेंगे बेल्ट वाइज भी आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े को समझ लीजिए। बीजेपी अपने तौर पर तकरीबन 20 से 22 सीट जीतने की स्थिति में है। यानी वो अगर 32 सीट जीत रही है तो यहां 20 सीट फैक्ट है कि वो जीत सकती है, यानी 52 सीटें खुले तौर पर साफ नजर आती है। और इन सब के बीच इंडिपेंडेंट जो जीतेंगे वो 6 सीटें पक्की हैं, और आईएनएलडी 2 सीटें पक्की है कि वो जीतेगी। इन सब को जब आप जोड़िएगा तो यह लगभग 60 सीटें बन जाएंगी, और इसके बाद बची हुई 30 सीटें संघर्ष के दायरे में जाकर फंस जाएगी। इन जगहों पर कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, और यही तय करेगा कि हरियाणा के भीतर किसकी सत्ता कैसे बन रही है। कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां इसलिए क्योंकि 30 में से उसे 15 ही सीट जीतनी है, वो 45 पर पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को 45 तक पहुंचने के लिए इन 30 सीटों में से 25 सीटें तो जीतनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसके लिए मुश्किल है, जो उसके लिए असंभव है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। यह पहला मैसेज साफ है। और दूसरा मैसेज यह है कि बीजेपी जितनी कमजोर होती चली गई, आखिरी दौर में आकर वो संघर्ष की स्थिति में जिस तर्ज पर खड़ी हो गई, वो मैसेज बीजेपी के लिए बड़ा हो गया। और सैनी इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री चंद महीनों पहले ही बनाया गया था। इसीलिए जो आप आवाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनेंगे और जो आवाज आप नायब सिंह सैनी की सुनेंगे, आप दोनों में पकड़ पाएंगे जीतने की परिस्थिति में कौन है और अपने विस्तार को कौन देख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें, ये लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे, क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था। तो नेताओं का अपना अपना रुख है, लेकिन इनकी बातों पर आप खुल के मत जाइए, क्योंकि एक सच यह भी है कि इस बार हरियाणा का वोटर जो जाट नहीं था और जो दलित समाज तकरीबन 50% बंटता हुआ दिखाई दे रहा था, वो वोटिंग के दौर में भी नजर आया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ओबीसी का वोटर बड़ी तादाद में जाट बहुसंख्य इलाके में कांग्रेस के साथ नहीं गया है। यानी 2 मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि दलित समाज जो 21% वोट के साथ है, उसमें 50% वोट तो चले जाएंगे कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन बाकी बट गया, बिखर गया। जो ओबीसी का वोट है, वह ओबीसी का वोट जहां जहां जाट बहुल इलाका है, वहां पर उसकी मौजूदगी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही, क्योंकि चाहे अनचाहे राहुल गांधी 36 बिरादरियों का जिक्र जरूर करते रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी जाट के तौर पर कांग्रेस की पहचान हुई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें।
आपसे छूटे नहीं। तो जल्द मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।